क्या ये कोशिका झिल्ली। तो ये है केवल कोशिका झिल्ली जो है जंतु तथा पादप में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। और इसके जो है ये क्या करता है कोशिका झिल्ली, कहीं पहले कोशिका भित्ति में आओ, कोशिका भित्ति ये जो है किसमें, पादप में पाया जाता है। किसमें, पादप में, जो सेलुलोज का बना होता है। और जीवाणु में किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन, पेप्टिडोग्लाइकैन। और कवक में काइटिन का बना होता है। कवक में किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। दूसरा आते हैं कोशिका झिल्ली, ये जंतु और पादप में दोनों में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, अंदर कोशिका के अंदर जाने वाले चीज़ों को नियंत्रित करना। और ये अर्ध पारगम्य होता है। कैसा होता है, अर्ध पारगम्य होता है। तीसरा आते हैं, क्या था ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण हम बताएंगे। इसमें क्या होता है, क्रेब्स चक्र से, क्रेब्स चक्र के माध्यम से एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं, एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला जो था 5 में, ये है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्राचीन कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें सेल विकास केंद्र का विकास नहीं हुआ है। और 18S राइबोसोम में इसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, अभी हाल फिलहाल में ये बना हुआ है। अब सेंट्रोसोम आते हैं। ये सेंट्रोसोम जो क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। और केवल किसमें होता है, ये केवल जंतु में पाया जाता है। पादप में जो कोशिका विभाजन होता है वो सेल प्लेट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, सेल प्लेट के माध्यम से। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये जो है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है लाइसोसोम। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है किसके, लाइसोसोम के अंदर। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आत्महत्या की थैली। अगला जो है केंद्रक। केंद्रक जो है सो कोशिका का दिमाग होता है। ये किससे बना होता है, तो 80% प्रोटीन से बना होता है। कितना, किससे, 80% प्रोटीन से बना होता है। कोलाइड है, यह क्या है, तो प्राकृतिक कोलाइड है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है, यानी इसके जो ऊतक होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। pH मान 7.4। यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। यह क्या है, तो प्राकृतिक कोलाइड है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है, यानी इसके जो ऊतक होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। pH मान 7.4 होता है। pH मान 7.4। और स्वस्थ मानव में 1.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो उसके कुल भार का 7% होता है। उसके कुल भार का 7%। भ्रूण अवस्था में ये मीसोडर्म में बनता है। भ्रूण अवस्था में जब बच्चे माँ के पेट में होता है तो रक्त कहाँ बनता है, मीसोडर्म में। और वयस्क मानव में निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, जमा होता है स्प्लीन में, और इसे कहते हैं ब्लड बैंक। स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। प्लाज्मा जो ब्लड में 2 चीज़ होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। प्लाज्मा जो है 55 से 60% पाया जाता है, 55 से 60% प्लाज्मा, और ये 40 से 45% रुधिराणु। 40 से 45% रुधिराणु। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन होता है, एक फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों क्या करते हैं, रक्त को जमने में या थक्का बनाने में मदद करते हैं। ये फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। और ये प्लाज्मा रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो उसमें 90% जल होता है। 90% जल होता है, 10% प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। रुधिराणु को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स। रुधिराणु में सबसे पहले आरबीसी आएगा, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट मीन्स डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स। रुधिराणु में सबसे पहले आरबीसी आएगा, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आएगा। आरबीसी जो है वो रुधिराणु का 90% होता है, यानी 90% आरबीसी होता है रुधिराणु का। और आरबीसी की कुल संख्या होता है 5 मिलियन। आरबीसी की कुल संख्या होता है 5 मिलियन। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जीवन काल 120 दिनों का होता है। जीवन काल 120 दिनों का होता है। निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और भ्रूण अवस्था में ये यकृत में निर्माण होता है। और खराब जो आरबीसी होते हैं वो यकृत तथा स्प्लीन में नष्ट हो जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है आरबीसी का, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। महिलाओं में पुरुषों में हीमोग्लोबिन 149 एम होता है, 149 एम होता है, और महिलाओं में 139 एम होता है। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इसकी संख्या 8000 से 10000 के बीच होता है। 8000 से 10000 के बीच होता है। केंद्रक इसमें होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। जीवन काल इसका 4 दिन होता है। जीवन काल 4 दिन का होता है। यह रोग से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा है। और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो हमें रोगों से रक्षा करता है। लिम्फोसाइट में टी सेल पाया जाता है, जो रोग से रक्षा करता है। और एचआईवी में टी सेल क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है उसको कहते हैं बिम्बाणु। क्या कहते हैं, बिम्बाणु। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त का थक्का अर्थात बहाव से रोकता है, यानी ये बहाव से जमाता है, सीधा हम कहेंगे ये जमाता है। कौन, प्लेटलेट्स। रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। और जीवन काल 4 से 5 दिन। जीवन काल 4 से 5 दिन का ही होता है। रक्त का थक्का बनना। कट जाने पर क्या होता है, रक्त का बाहर निकलता है। और रक्त में होता है थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, वायु की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। या कैल्शियम से, हमारे शरीर के रक्त में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन, रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। किस में बदलता है, थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिन होता है जाली के समान संरचना, जाली के रूप में संरचना, जो ब्लड को बाहर आने से रोकता है। रक्त के स्कंदर में अनिवार्य विटामिन के रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट, धातु या तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। और प्रोटीन में जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड का थक्का जमना, उसका फोटो। ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंडस्टीनर में। किसने? ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंडस्टीनर में। किसने? लैंडस्टीनर ने। यह मुख्य रूप से 4 होते हैं। मुख्य रूप से ये एंटी ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, लेकिन कुल संख्या जो है समूह की 33 है। रक्त में भिन्नता के कारण, रक्त में किसकी भिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन के कारण से रक्त में भिन्नता पाया जाता है। आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाने के कारण से इसमें भिन्नता पाया जाता है, जिसका खोज किया था लैंडस्टीनर ने। एंटीजन, जिसको नाम दिया एंटीजन। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। एंटीजन के आधार पर 4 होते हैं, ये बी और वो, ये बी और वो। एंटीजन, जिसमें एंटीजन ये पाया जाएगा उसको कहेंगे ये, जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसको कहेंगे बी, जिसमें एंटीजन बी ए बी पाया जाएगा उसको कहेंगे ए बी, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो उसको वो कहते हैं, जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो उसको वो कहते हैं। रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं उसको? एंटीबॉडी कहते हैं। यह बीमारी से क्या करता है? रक्षा करता है। और एंटीबॉडी का जो निर्माण करता है वो लिम्फोसाइट करता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और जीभ। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आँख के बारे में। ये आँख में जो है एक हल्का बैठो, देखो सेंस ऑर्गन हमारे शरीर में 5 होते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आँख के बारे में। ये आँख में जो है एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, यानी आँख हमारा शरीर का सबसे चमकीला भाग होता है, जिसको कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मीन्स होता है चमकीला। लेंस पर, और इस लेंस पर अगर मांस का पतला परत जम जाता है तो इसी को कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। आँख के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है, जिसको कहते हैं कॉर्निया। और नेत्र के दान के समय, इसे नेत्रदान के समय दिया जाता है। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग देते हैं? कॉर्निया। ऐसा नहीं कि पूरे आँख को देते हैं। पिछला भाग रेटिना कहलाता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उसके बाद आते हैं परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं। तो आँख में जो है ये प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका कहते हैं, ये प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। इसके 3 रंग होते हैं, काला, नीला, भूरा। काला पता है, नीला आकाश और भूरा ऐश्वर्या राय। अब इसमें पुतली जिसको कहते हैं, पुतली जो है, या जो है आइरिस, जिसको परितारिका कहते हैं, के बीच में पाया जाता है, और ये इसका रंग काला होता है। इसके माध्यम से प्रकाश अंदर पहुंचता है। अब आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है आँख के बाहर दिखाई देने वाला सफ़ेद भाग, स्क्लेरा है। क्या है? स्क्लेरा है। रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु होता है। रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु होता है, निकली होती है, जो क्या करता है? दृष्टि को मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाता है। जो चीज़ हम देखते हैं वो कार्पोरा तक ले जाता है। और ये जो प्रकाशिक तंतु होते हैं, प्रकाशिक तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शंकुआकार, दूसरा होता है बेलनाकार। शंकुआकार या रंग का आभास कराता है, यानी कैसा रंग है शंकु बताता है, और बेलनाकार यह बताता है कि प्रकाश है कि नहीं। बेलनाकार बताता है कि प्रकाश है कि नहीं। उल्लू में बेलनाकार नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसे रात में दिखाई देता है। अब देखो प्रोटोनोपिया, इसमें जो है आँख से संबंधित बीमारी है प्रोटोनोपिया बीमारी। इसमें क्या होता है? लाल रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाता है। किसमें? प्रोटोनोपिया बीमारी में लाल रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। किसमें? प्रोटोनोपिया। कलर ब्लाइंडनेस में एक बीमारी है, आँख से संबंधित है। इसमें क्या होता है? लाल रंग तथा हरा रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाता है। इसमें प्रोटोनोपिया बीमारी में लाल रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। किसमें? प्रोटोनोपिया। कलर ब्लाइंडनेस में एक बीमारी है, आँख से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें लाल रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बाहरी परत, आंतरिक परत। बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस, और आंतरिक भाग को कहते हैं डर्मिस। आंतरिक भाग को कहते हैं डर्मिस। जैसे अंदर भाग को देखते हैं डरा जाते हैं, डर्मिस, और ये एपिडर्मिस। त्वचा 2 चीज़ों का उत्सर्जन करता है,
और डर्मिस का उपयोग किया जाता है चमड़े उद्योग में। डर्मिस का उपयोग किया जाता है चमड़े उद्योग में। त्वचा दो चीज़ों का ऑक्सीजन करता है, एक तेलीय पदार्थ का, या जो है तेलीय पदार्थ जिसको कहते हैं ऑयल फैक्ट्री, ये सीबम का निर्माण करता है और जिसके कारण से त्वचा चिकना होता है। और श्वेत ग्रंथि या पसीने का उत्सर्जन करता है। श्वेत ग्रंथि पसीने का उत्सर्जन करता है, तेलीय ग्रंथि सीबम का निर्माण करता है, जिसे टिश्यू कहते हैं। ये समान कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह होता है और इसका अध्ययन हम करते हैं हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले विकास हुआ था सिलेंट्रेटा संघ में। सबसे पहले कोशिका का ऊतक का विकास हुआ था सिलेंट्रेटा संघ में। इसमें हाइड्राफिश आता है और जेलीफिश आता है। सिलेंट्रेटा संघ में हाइड्राफिश और जेलीफिश आता है। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकला ऊतक को एडिपोज ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक, इसमें जो आता है अस्थि आता है, रक्त आता है, लसिका, अस्थि रक्त लसिका, अस्थियाँ तरल संवहन, अस्थियाँ तरल संवहन ऊतक का बना होता है। मस्तिष्क जो है ये तंत्रिका तंत्र से बना होता है। पेशीय ऊतक, हमारे शरीर का जो मांसपेशी है वो पेशीय ऊतक का बना होता है। उपकला ऊतक जिसे एडिपोज ऊतक कहते हैं, त्वचा का निर्माण होता है और इसी में वसा संग्रहित होता है। इसमें उपकला जिसको कहते हैं एडिपोज ऊतक। स्केलेटन जिसे कंकाल कहते हैं, या दो होते हैं, एक उपास्थि और अस्थि। एक होता है उपास्थि और एक होता है, या दो होते हैं उपास्थि और अस्थि। उपास्थि ये मुलायम होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट CA3 PO4 का होल 2 यानी कैल्शियम फास्फेट होता है। इसमें जो है उपास्थि में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, कांड्रीन प्रोटीन। और उपास्थि अस्थि जो होता है, अस्थि जो है कठोर होता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट जो है तो 60% होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो हड्डी को मजबूत करता है। इसमें ओसिन प्रोटीन होता है। और लिगामेंट कहते हैं जब अस्थि और अस्थि को जोड़ता है तो उसको जोड़ने वाले को कहते हैं लिगामेंट। अस्थि और अस्थि को जोड़ेगा उसे कहते हैं लिगामेंट। और मांस और अस्थि को जो जोड़ता है उसे कहते हैं टेंडन, उसे कहते हैं टेंडन, मांस और अस्थि को। और सेलेक्सर मांस और मांस को जोड़ता है। सेलेक्सर मांस और मांस को जोड़ता है। अസ്ഥियों के जोड़ पर साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। साइनोवियल नामक द्रव। श्वसन जो है, श्वसन के जो भाग हैं, नासा छिद्र, ग्रसनी, फेफड़ा, श्वास नली। तो नासा छिद्र, सबसे पहले जो है नासा छिद्र, यहाँ से ऑक्सीजन नाक में प्रवेश करता है। अब नासिका का पार्ट, इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है और इसी के पास जो होता है ऑल फैक्ट्री लॉ पाया जाता है। कहाँ पे? नासिका का पार्ट में, जो हमें क्या करता है, सुगंध का एहसास लाता है। ऑल फैक्ट्री से हमें सुगंध का एहसास होता है। ग्रसनी जिसको कहते हैं फैरिंग्स इसमें ग्रसनी में ट्रैकिया जुड़ा होता है। अगला है जो लैरिंग्स है। लैरिंग्स के ग्रसनी के नीचे होता है। लैरिंग्स जो होता है ग्रसनी के नीचे होता है। ये आवाज़ निकलता है, आवाज़ निकालने में सहायक होता है। इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहीं पे एपिग्लोटिस पाया जाता है जो भोजन को सांस के अंदर जाने से रोकता है। भोजन सांस की नली में नहीं जाने से रोकता है एपिग्लोटिस। फेफड़ा, ये जो फेफड़ा जो है ये प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। इसे फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। ये क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है। श्वास नली, इसे ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है। ट्रैकिया जो है सो कार्टिलेज का बना होता है, या आगे चल के ब्रोनकोई में आगे जो है ट्रैकिया ब्रोनकोई में टूटता है और यही ब्रोनकोई फेफड़े के अंदर में कई भागों में टूटता है जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं। अगला जो फेफड़े में हम पाया जाता है वायु कोष्ठक जिसको कहते हैं एल्वियोली। ये एल्वियोली ये जो है ब्रोंकियोल के सिर पर होता है। ब्रोंकियोल के सिर पर एल्वियोल गोल संरचना पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, गैस का विनिमय करना। यह जब जाम हो जाता है, एल्वियोली जब जाम हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं निमोनिया। जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं निमोनिया। और टीबी में क्या होता है, एल्वियोली में छेद हो जाता है। जबकि जब एल्वियोली में बलगम जम जाता है तो दमा रोग होता है। इसमें क्या होता है, एल्वियोली में क्या होते हैं, रक्त कोशिका पाया जाता है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसे ऑक्सीजन ले लेता है और कोशिका तक चला जाता है। अब ये जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। या कोशिका में जाकर ऑक्सीजन दे देता है और वहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कृत्रिम सांस में जब कृत्रिम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम दिया जाता है। अधिक गहराई में गोताखोर क्या करते हैं, अधिक गोताखोर जो गहराई में वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ उसमें हीलियम होता है। और कम गहराई वाले गोताखोर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन उसमें डालते हैं।
वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। जो वयस्क मानव है 14 से लेकर 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं वो 14 से 30 बार सांस लेते हैं। 14 से 30 बार सांस लेते हैं। कोशिकीय श्वसन, कोशिका में श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जो श्वसन होता है वो कोशिका दर में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका दर में जो श्वसन होता है उसे अनऑक्सीजन श्वसन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, और इसको ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बीज का अंकुरन ये अनऑक्सीजन श्वसन के समय होता है। जीवाणु तथा ईस्ट में जो क्या होते हैं अनऑक्सीजन श्वसन होते हैं, और इस दौरान जो है वो कितने होते हैं 4 ATP का निर्माण होता है। कोशिका दर में क्या होता है 4 सबसे पहले पायरुविक अम्ल बनता है और 4 ATP का निर्माण होता है। उसमें 2 ATP का जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ने में ख़त्म हो जाता है, और दो है सो वो बच जाते हैं। तो क्या होते हैं 2 ATP बच जाते हैं। ये जो ATP हैं वो क्या होते हैं, तो ये बच जाते हैं और फिर ये आगे जाके मिल जाता है यहाँ पे आगे। तो ये जो 2 पायरुविक अम्ल है यहाँ पे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट जाते हैं, और एक पायरुविक जब टूटता है तो 18 ATP का निर्माण होता है। और इस प्रकार से मेरे पास कितने 2 पायरुविक हैं, और ये दोनों मिलकर कितने पायरुविक हो गए हैं, कितने ATP होंगे 18 में 36 ATP हो जाएंगे। और इस प्रकार से क्या होते हैं ये 36 ATP और ये जो 2 ATP जो अनऑक्सीजन श्वसन के समय बना, ये दोनों मिलकर 38 ATP का निर्माण होता है। और ये 38 ATP के बनने से हमें क्या बनता है ग्लूकोज बनता है। ये 38 ATP के मिलने से क्या बनता है ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये जो प्रक्रिया यहाँ जो था अनऑक्सीजन श्वसन में इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, यानी पायरुविक अम्ल का बनना और 4 ATP का बनना ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहलाता है। अब श्वसनीय पदार्थ हम उसको कहेंगे वैसे पदार्थ जिनका कोशिका श्वसन के दौरान अपघटन होता है यानी टूटता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये टूटने पर हमें क्या देते हैं ऊर्जा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इसका जो वर्गीकरण किया था जीव जंतुओं का वो लीनियस था, और जीवों को क्या किया इसने संघ में बांटा, और समस्त जीव जंतुओं को 2 संघ में बांटा, दो समूह में बांटा, जिसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय में क्या होते हैं या एक कोशिका का बना होता है, और इसके मात्र एक संघ होते हैं। एक कोशिकी का एक संघ होता है जिसे संघ को हम फाइलम भी कहते हैं। तो उसमें जो पहला संघ है वो एक ही संघ जो है वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या है एक कोशिका का बना होता है, इसमें ऊतक नहीं होता है। प्रजनन जो है इसको काफ़ी तेज़ी से होता है, प्रजनन प्रोटोजोआ में काफ़ी तेज़ी से होता है। ये मृतोपजीवी होते हैं, और सबसे बड़े अगर कोशिका देखा जाए कोशिका जीव सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं वो होगा एसिरा बुलेरिया। और हरा प्रोटोजोआ जो है वो है पैरामीशियम। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम। अमीबा अपना भोजन जो है देखो पैरामीशियम है, ये भोजन जो करता है वो सिलिया की मदद से करता है, सिलिया के द्वारा करता है। अमीबा जो है भोजन जो है कुटपाथ से करता है, अमीबा भोजन कुटपाथ से करता है। और सबसे छोटी कोशिकीय जीव है माइक्रोप्लाज्मा, पोरीफेरा क्या है, इसमें कोशिका अधिक होते हैं, अधिक कोशिका होते हैं, लेकिन किंतु आपस में जो है जुड़कर ऊतक या अंग नहीं बना पाते हैं। अमीबा अपना भोजन जो है देखो पैरामीशियम है, ये भोजन जो करता है वो सिलिया की मदद से करता है, सिलिया के द्वारा करता है। अमीबा जो है भोजन जो है कुटपाथ से करता है, अमीबा भोजन कुटपाथ से करता है। और सबसे छोटी कोशिकीय जीव है माइक्रोप्लाज्मा, पोरीफेरा क्या है, इसमें कोशिका अधिक होते हैं, लेकिन किंतु आपस में जो है जुड़कर ऊतक या अंग नहीं बना पाते हैं। इसमें पोरीफेरा में इसके शरीर में जिसके कारण से असंख्य छिद्र होता है। दूसरा जो है सिलेंट्रेटा क्या होता है, इसमें सबसे पहले ऊतक का विकास हुआ, सिलेंट्रेटा में सबसे पहले ऊतक का विकास हुआ। और इसके मुंह पे क्या होते हैं धागे नुमा संरचना पाई जाती है जो भोजन को क्या करता है पकड़ता है। जैसे में हाइड्रा हो गया, तो ये हाइड्रा क्या है सिलेंट्रेटा का है। जेलीफिश ये सिलेंट्रेटा है। मूंगा ये भी सिलेंट्रेटा संघ में आता है। अगला तीसरा है जो प्लेटी इसको कहते हैं कृमि, प्लेटी हेलमेंथिस। चपटा फीता के समान होता है। पाचन तंत्र का विकास नहीं हुआ रहता, पाचन तंत्र का विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, और इसमें अति उच्च प्रजनन देखने को मिलता है। इसमें प्लेटी हेलमेंथिस में अति उच्च प्रजनन देखने को मिलता है, और जिसमें एग्जाम्पल है लीवर फ्लूएक, फीता कृमि, लीवर फ्लूएक इसके एग्जाम्पल है। एस्केलमेंथिस शरीर बेलनाकार एवं अखंडित होता है, शरीर इसका बेलनाकार होता है लेकिन यह अखंडित होता है। एग्जाम्पल में गोल कृमि और कृमि थ्रेडवर्म। जो फाइलेरिया बीमारी होता है, फाइलेरिया बीमारी एस्केलमेंथिस में एक उचेरिया नामक कृमि होता है, उसी के कारण से होता है। यानी फाइलेरिया बीमारी उचेरिया कृमि से होता है, उचेरिया कृमि से, जिसको किसके अंतर्गत आता है एस्केलमेंथिस के अंतर्गत आता है। एनीलिडा शरीर क्या होता है लंबा पतला और खंडित होता है।
लंबा पतला और शरीर खंडित होता है। इसमें जो रक्त जो होते हैं वो लाल होते हैं। और श्वसन जो करता है ना, श्वसन वो त्वचा के द्वारा करता है। एग्जाम्पल में जो है सो केचुआ हो गया या नेरिस हो गया। और ये जो केचुआ है ना, इसके 8 हृदय होते हैं। कितने हृदय होते हैं? 8 हृदय होते हैं। और जोक जो होता है, जोक में जोक जो होते हैं रक्ताहारी होते हैं, यानी ये खून को केवल चूसता है। छठा में आते हैं ऑर्थोपोडा। इसे कीटों का संघ भी कहते हैं। ये 8 से 10 लाख कीट आते हैं इसमें, 8 से 10 लाख कीट इसमें आते हैं ऑर्थोपोडा में। और सबसे बड़ा ये फाइलम या संघ है, सबसे बड़ा फाइलम या संघ है। इसके जो सिर होते हैं, वक्ष होते हैं और उदर भी होते हैं। सिर, वक्ष और उदर होता है। और इसके बाहर कंकाल पाया जाता है। इसके शरीर के बाहर कंकाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? काइटिन का। और इसके जो पैर होते हैं 8 पैर होते हैं और पंख जो होते हैं 4 होते हैं। पैर 8, पंख 4। कीट में कितने पैर होते हैं? 8, पंख 4। बिच्छू, केकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, दीमक, ये सारे ऑर्थोपोडा में आते हैं। चींटी जो है श्रम विभाजन पर कार्य करता है। श्रम विभाजन पर कार्य कौन करता है? चींटी। और दीमक क्या बनाता है? कॉलोनी बनाता है। तेलचट्टा में 13 चैम्बर होते हैं। तेलचट्टा के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। मोलास्का इस संघ के बाहरी परत पर, यानी इस संघ मोलस्का में क्या होता है? इस संघ के बाहरी परत में मजबूत होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी इस संघ के जीव जो होते हैं उसके बाहरी परत कैल्शियम कार्बोनेट से बने होने के कारण से मजबूत होता है। श्वसन और उत्सर्जन दोनों गिल से होता है। श्वसन और उत्सर्जन दोनों गिल से होता है। ये जो है ऑर्थोपोडा के बाद दूसरे सबसे बड़ा फाइलम है। घोंघा, इसमें कौन आता है? घोंघा आता है। सीपी, शंख, ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश। और सीपी को कहते हैं इंकलैंड, या जो है सो इंकलैंड के द्वारा सुरक्षित रहता है। इंकलैंड या जो है सो इंकलैंड के द्वारा सुरक्षित रहता है। सीपी इंकलैंड के द्वारा सुरक्षित रहता है। इकाइनोडर्मेटा, 8वां क्या है? इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के जीव जल में रहते हैं। इकाइनोडर्मेटा के जीव संघ में रहते हैं और शरीर में कांटेनुमा संरचना पाया जाता है। और इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं कार्डेटा, अल्प विकसित होता है। जैसे में स्टारफिश, एग्जाम्पल में स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा में आएगा स्टारफिश। इकाइनोडर्मेटा में, मोलस्का में हेमिकार्डेटा में रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। नोट में जैसे हो गया शार्क या समुद्री घोड़ा, ये मत्स्य है, यानी ये मछली है। डॉल्फिन जो है तो मछली नहीं होता, डॉल्फिन मछली नहीं है। उभयचर जो सांस लेते हैं वो गिल से भी सांस लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं और फेफड़े से, यानी ये तीनों से सांस लेते हैं। और चैम्बर की संख्या 3 होती है। मेढक में निषेचन जो होता है वो बाह्य निषेचन होता है। ये नर्वस सिस्टम है। क्या कई तंत्रिका होते हैं जो क्या करते हैं? सोचने समझने तथा सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है, जो क्रेनियम नामक हड्डी में सुरक्षित रहता है। तंत्रिका तंतु, जिसको नस कहते हैं, को साइनप्स कहते हैं। तंत्रिका तंतु के नस को क्या कहते हैं? साइनप्स कहते हैं। और साइनप्स के अंतिम छोर गोल संरचना होती है, जिसे एक्सोन कहते हैं। एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन तक सूचना पहुंचाने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। और इसकी जो है नर्वस सिस्टम की इकाई न्यूरॉन होता है। अमोनियोटेलिक, यानी वे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, जैसे कीट हो गया, मछली हो गया, कीट मछली हाइड्रा। यूरियोटेलिक, वैसे जीव जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। यूरियोटेलिक, जैसे स्तनधारी में पशु और मानव। यूरिकोटेलिक में जो यूरिक अम्ल को निकालता है, जैसे छिपकली, पक्षी, गिरगिट, सांप। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। यग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और ये सबसे बड़ा भाग होता है। पूरे मस्तिष्क का ये 66% होता है। कार्य इसका क्या है? स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंता, इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। थैलमस क्या करता है? ये ठंडा, गर्मी और दर्द को नियंत्रित करता है, ये उसे बताता है। और हाइपोथैलमस ये जो है शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ये जो होता है पीयूष ग्रंथि के समीप होता है। हाइपोथैलमस या अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है।
इसे ताप नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं, या ताप नियंत्रक ग्रंथि भी है। यह जो है मोटर ग्लैंड को भी नियंत्रित करता है, मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर रक्तचाप हो गया, शरीर के अंदर जितने भी है रक्तचाप हो गया, या तापमान हो गया, भूख प्यास हो गया, प्रेम घृणा हो गया, गुस्सा, नींद, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं इमोशनल सेंटर कहते हैं, इमोशन का सेंटर कहते हैं। और शरीर का तापमान बढ़ने पर या पसीने को निकालने के आदेश देता है, यानी शरीर का अगर तापमान बढ़ गया तो ये शरीर से पसीने निकालने का आदेश देता है कौन? हाइपोथैलेमस। या जो है इसलिए हम इसे कहते हैं इमोशन सेंटर, इमोशन सेंटर भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। अगला जो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है, मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं कार्पोरा, एक को कहते हैं कार्पोरा, और दूसरे को कहते हैं सेरिब्रल पेंटिकल, सेरिब्रल पेंटिकल। कार्पोरा क्या करता है? यह देखने और सुनने को नियंत्रित करता है, या देखने को और सुनने को नियंत्रित करता है। और सेरिब्रल पेंटिकल, सेरिब्रल पेंटिकल यह ब्रेन को स्पाइनल कोर्ड से, यानी सेरिब्रल पेंटिकल क्या करता है? यह ब्रेन को स्पाइनल कोर्ड से जोड़ता है, ब्रेन को स्पाइनल कोर्ड से जोड़ता है सेरिब्रल पेंटिकल, सेरिब्रल पेंटिकल। पल्स मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है जिसको दो भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा है मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, सेरिबेलम ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह शरीर को संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रित करता है, यह शरीर को संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा यह ब्रेन का पिछला भाग है, या ब्रेन का पिछला भाग है। और ये क्या करता है? उपापचय, 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 हृदय का धड़कन, हृदय का धड़कन, आहार नाल में पाचन, आहार नाल में पाचन, आहार नाल में पाचन तथा कर्मानुकुंचन को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है? उपापचय को, हृदय की धड़कन को, आहार नाल में पाचन को तथा कर्मानुकुंचन को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे सप्तम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें जो है सो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से बना होता है, यह ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से बना होता है। हाँ, सप्तम तंत्रिका तंत्र या ब्रेन से 12 जोड़ी और स्पाइनल कोर्ड से 31 जोड़ी से मिलकर बना होता है, या ब्रेन से 12 जोड़ी तंत्रिका और स्पाइनल कोर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र या ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से निकलने वाली कुछ तंत्रिकाओं से बना होता है। कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसका मुख्य 2 कार्य हैं, इसका मुख्य 2 कार्य हैं, एक अनुकंपीय और प्रानुकंपीय, अनुकंपीय और दूसरा प्रानुकंपीय, अनुकंपीय और दूसरा प्रानुकंपीय। अनुकंपीय में क्या होता है? हृदय गति का तेज होना, हृदय गति का तेज होना, हृदय गति का तेज होना, लार ग्रंथि से लार का कम बनना, लार ग्रंथि से लार का कम बनना, आँखों का फैल जाना, आँखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना। और प्रानुकंपीय में क्या करता है? यह मस्तिष्क से 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोर्ड से 31 जोड़ी, या मस्तिष्क से 12 जोड़ी और स्पाइनल कोर्ड से 31 जोड़ी से मिलकर बना होता है प्रानुकंपीय। इसमें जो मोटर नर्व्स देखेंगे, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मिक्स नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या करता है? यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाता है। मोटर नर्व्स क्या करता है? आवेग को ब्रेन से, है ना, बॉडी तक ले जाता है। सेंसरी नर्व्स या शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाता है। और मिक्स नर्व्स क्या करता है? यह दोनों कार्य करता है, यानी ये सेंसरी या जो है सो शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन से आवेग को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। कौन? ये मिक्स नर्व्स। आप देखेंगे स्पाइनल कोर्ड से 31 जोड़ी तंत्रिका, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएँ। रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में 2 शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही शरीर में हो जाता है। जैसे इसमें अलैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं, एक विखंडन, मुकुलन और तीसरा जो है सो कायिक जनन है। तीसरा कायिक जनन। विखंडन, इसमें क्या होते हैं? विखंडन में केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है, जैसे अमीबा में केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है। मुकुलन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? वस्तु के शरीर पे आकार उभरता है और बाद में ये जिसे हम बड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ कहते हैं। और ये बड़ जो है वो टूट कर नया जीव बनता है, कायिक जनन। इसमें कायिक जनन में क्या होते हैं? जड़, तना, पत्तियाँ भाग लेती है और इनमें कायिक जनन, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे ब्रायोकिलम जिसको कहते हैं पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा में क्या होता है? कायिक जनन होता है। गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद, ये सभी में क्या होते हैं? कायिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो होते हैं वो 2 होते हैं, है ना। लैंगिक जनन में 2 नहीं होते हैं। लैंगिक जनन में देखेंगे सबसे पहले नर में, तो इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो गौण लैंगिक लक्षणों को क्या करता है पता चलता है, जैसे कि दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ का भारी होना, ये सारे। और पुरुषों में क्या है कि 14 वर्ष से आजीवन तक ये शुक्राणु निकलते हैं, और महिलाओं में क्या होता है 12 से 50 वर्ष तक ये जनन कर सकते हैं। नोनाक्सीनोल 9 ये दवा स्पर्म को मार देता है। नोनाक्सीनोल 9 दवा स्पर्म को मार डालता है। अंडाशय की संख्या 2 होती है और ये निर्माण करता है अंडा का। इससे हार्मोन निकलता है 3 प्रकार के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जेम्स को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन स्तन का विकास एवं गर्भधारण करने में सहायता करता है। प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन प्रसव के लिए सहायक है तथा यूटेरस के मार्ग को चौड़ा करता है। अंडवाहिनी या नली के समान, जिसे हम फलोपियन ट्यूब कहते हैं, या ओवरी और यूटेरस से जोड़ता है। ये ओवरी को यूटेरस से जोड़ता है। निषेचन यही होता है। नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं, और प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। अंडाणु के बाहरी आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। नर जनन अंग में आता है विरसन, जिसको हम कहते हैं टेस्टेस। संख्या 2 होती है और शरीर के बाहर होता है। इसका कार्य क्या है? शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना किसका काम है? विरसन का काम है। टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणु का निर्माण करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि अधिविरसन या विरसन से जुड़ा रहता है। अधिविरसन क्या होता है? या विरसन से जुड़ा रहता है। कार्य क्या है? परिपक्व शुक्राणु को संचित रखता है। कौन? अधिविरसन। यूटेरस के अंदर भ्रूण बच्चा जो है इमियोटिक झिल्ली से ढका होता है। कहाँ पे? उनके रस के अंदर में। भ्रूण यानी बच्चा को जो है गर्भनाल जिसको कहते हैं प्लेसेंटा या गर्भनाल द्वारा भोजन मिलता है। गर्भावस्था में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। जुड़वा बच्चा क्या होता है? एक शुक्राणु का 2 अंडाणुओं से निषेचन कर लेना। 2 अंडाणुओं से निषेचन कर लेना से जुड़वा बच्चा होता है।